ओके, तो आप लोगों ने मुझसे लास्ट क्लास बोला था कि आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो, तो आज न्यूमेरिकल सेशन ही लेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। मोर ओवर इफ आई फेल्ट कि पहले एक बार क्विक रिविजन थ्योरी का हो जाए तो वो मैं अरेंज कर दिया करूंगी जैसे भी होगा, ठीक है। फिलहाल आज एक बार न्यूमेरिकल सेशन प्योरली लेके देखते हैं, मुझे बताना कैसा रहा है, क्या जो भी है। देखो एक सिंपल सी ड्रिल होगी, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कई बार 1 मिनट 2 मिनट, कई बार 3 से 4 मिनट में मिल जाएगी, ठीक है। आपको उतने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने आया है तो ABCD आपको चैट बॉक्स में मार्क करना है, या फिर मैं पोल लॉन्च कर दूंगी, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे कि पोल को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर करा है इंडिविजुअली। सेकेंड थिंग, अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, तो दैट्स नॉट द इशू। ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इफ स्पीड ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग देन इट्स स्पेसिफिक चार्ज। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो इंक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, ठीक है। फटाफट से इसको आंसर करेंगे। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:36। आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए 38 तक कर लो, अब 37 हुए हैं तो 1 मिनट ही मिला है बेसिकली। फटाफट से बताओ क्या आएगा। बताओ। ओके आदित्य, आदित्य ने आंसर किया ऑप्शन सी। बच्चे इतना बेकार में टाइप मत करो, ABC लिखो जहां जहां ऑप्शन है बेकार में ना, क्या टाइप करना अपना। चलो आदित्य का आंसर आया, बाकी लोग बताओ, टाइम भी अब हो गया है। हाय शिव, नमस्ते। तुम नमस्ते कर रहे हो कि आंसर दे रहे हो? इधर से नमस्ते ही हो। चलो अब मैं बताती हूँ, देखो इस चीज के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। देखो चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्पीड के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब स्पीड कितनी भी हो, कम हो, डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो रही हो कि बढ़ रही हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हो तो आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज इज Q/m, ठीक है। अब m का तो डिपेंडेंसी है स्पीड पर, अगर स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, एम भी मास बढ़ेगा। बढ़ता है, m बढ़ेगा। यहाँ स्पीड डिक्रीज हुई है तो m क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर m डिक्रीज करेगा मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो बेटा न्यूमरेटर बढ़ेगा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। इज दैट ओके? तो बस यहाँ पे आपको जानने लायक बात ये थी कि आपको स्पेसिफिक चार्ज का पता होना चाहिए। और कोशिश की गई है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो PYQs हो, ठीक है, जो आपके कंपटीशन में आएगा। तो ये कंपटीशन का ही क्वेश्चन, बताइए, सिर्फ इतनी सी बात है एंड इट्स योर आंसर, ठीक है। बिल्कुल आपको नंबर देके जाएगा कंपटीशन के अंदर। चलो अब दूसरा मुझे बताओ, आपको सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज having charge 8 coulomb and -4 coulomb is F. If they touched and placed at some distance, then force between them becomes, 4 ऑप्शन, F/8, F/4 और 2F। स्टार्टिंग में दोनों को टच कराया, उसके बाद अलग अलग करके रख दिया, तो बताओ उनमें फोर्सेस नहीं किया। बढ़िया क्वेश्चन है। और 40 हो रहे हैं अभी, 43 तक इसका आंसर कर दो, ठीक है। मैंने 3 मिनट दिए हैं, वैसे 3 मिनट ज्यादा ही है, 2 मिनट में कर दो 42 तक।
ओके, तो आंसर्स आने शुरू हुए हैं। कनिका ने ऑप्शन ए मार्क किया है, आदित्य ने भी, वंशिका ने भी। ठीक है, अभी भी 1 मिनट रहता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अंजलि का आंसर सी आया है, दैट्स नाइस। आई मीन डिफरेंट आया इसलिए नाइस, ऐसे नहीं करी कि ये सही है तो सारे सी लगा दो कभी। ठीक है, टाइम अप। एक बार हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक है 8 कूलम और एक है -4 कूलम। पहले रखे होंगे ये कोई आर डिस्टेंस दूर। अगर इनके बीच में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो Yes. क्यू कितना है यहाँ पर? 8 - 4 32। Yes, ma'am. 8 × 4 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ, क्योंकि उन्होंने इसी फोर्स को एफ बोला है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि हमने इनको कांटेक्ट में रखा और उसके बाद अलग करा। जब कांटेक्ट में रखोगे तो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा तो यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो 8 + -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +2। तो इस वाली बॉडी पर भी +2 चार्ज होगा, इस वाली बॉडी पर भी +2 चार्ज होगा। अगेन आपने सेम डिस्टेंस दूर उन्हें रख दिया। अब आपसे पूछा है कि नया वाला फोर्स निकालो, तो के आर स्क्वायर तो वही रहेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। बेटा अब आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर दो, तो एफ प्राइम बाय एफ इज इक्वल्स टू, अब देखो के बाय आर स्क्वायर से के बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 32, यहाँ से 8 बचा, तो एफ प्राइम का आंसर आ गया एफ बाय 8 विच इज योर ऑप्शन बी। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, then which of the following relation is correct for them to correct for time to cross the distance d? किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन भी प्लेस्ड है, इलेक्ट्रॉन भी प्लेस्ड है, कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डी है जिसको क्रॉस करने में प्रोटॉन ने टाइम लिया टीपी और इलेक्ट्रॉन ने टाइम लिया टीई। वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही होगा, बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी टाइम हो रहा है 44, आप इसको 46 तक करके बता दीजिए। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। सृष्टि ने आंसर किया है ऑप्शन ए, वंशिका ने भी और अंजलि ने भी। टाइम भी हो गया है और बेटा ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। देखो अगर इस हिसाब से गलत करोगे फिर तो मुझे लगेगा कि थ्योरी करानी चाहिए, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। एक बात मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
इस तरह से, राइट। इसमें आपने चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड करे, ये रहा इलेक्ट्रॉन और लेट्स से यहां पर है प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट करते हैं, तो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर फील्ड के अपोजिट इस पर फोर्स लगेगी, पर ये फोर्सेस दोनों पर ही सेम होंगी। क्यों? क्योंकि वो होता है Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का ही चार्ज सेम। लेकिन फोर्स एक और बात पे डिपेंड करती है और वो होता है m इंटू ए, या ऐसे बोल दो कि एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय m, है ना। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, लगभग लगभग प्रोटॉन का मास 10⁻³ यानी कि 1000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। जो हैवियर पार्टिकल होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है ना, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कम होगा ना एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर एक्सेलरेशन कम है तो एक बात बताओ, उसका उसको कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी तो ज्यादा लगेगा प्रोटॉन को, तो हुआ नहीं कि टाइम ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r and to r फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमारे पास है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी पॉइंट मतलब लाइन चार्ज से 2r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका आपको रेशियो निकालना है। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:48, आप मुझे 21:50 यानी कि 2 मिनट में इसको आंसर करके बताओ। ओके अभी सिर्फ दीप्ति ने आंसर किया ए। लेट्स चेक इट आउट, क्या होगा। ओके अंजलि डी, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली आई गॉट मोर आंसर्स। कनिका ने डी करा है, ईशा ने डी करा है, गुड्डन ने डी करा है। वेरी नाइस वेरी नाइस, सही आंसर है। आप लोगों का पहला सही आंसर, कंग्रेचुलेशंस। अब एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो
इधर अपने पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, लीनियर चार्ज, जिस पर टोटल मतलब चार्ज कुछ भी होगा। देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला वगैरह पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, आप इसको 2k लैम्डा बाय आर इससे शो करते हो, है ना। तो मुझे E1 बाई E2 चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक R था, एक 2R था। तो E1 अगर मैं R वाले को बोल रही हूँ तो R यहाँ पर आएगा, E2 अगर मैं 2R वाले को बोल रही हूँ तो इधर आएगा। एक बार एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं वो आपसे कह क्या रहा है। R एंड 2R ही मांग रहा है, राइट। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 2:1 आ रहा है, वेयर E1 corresponds to R and E2 corresponds to 2R। ठीक है, तो 2:1 is your answer, which is option D। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपसे पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज Q जस्ट आउटसाइड द प्लेट। इसको तो टाइम भी नहीं देना चाहिए, देखते ही बता दो, और आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए भी कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। यहाँ पे 1:1 आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट क्या होता है, फॉर्मूला बताओ कोई। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक सेकेंड, देखो एक सिंपल सा केस हम पढ़ते हैं कि यहाँ अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट रखी है, राइट, जिसपे इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके एक पॉइंट यहाँ पर मान लो, है ना, आउटसाइड वाला, एक इसके इधर मान लो। ऐसा क्वेश्चन आपने करा होगा। तो एक बार आता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर भी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर अगर ये वाली शीट बीच में है तो मतलब दो शीट्स के बीच में है तो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट ऐसे करके आता है। कुल मिला के ये एरिया पर, अगर बाकी मतलब और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट रेशियो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1:1 विल बी योर आंसर, है ना। सिंपल फॉर्मूले से होगा, कहीं और जाना ही नहीं। आउटसाइड की बात करें, इसलिए कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे कहा गया है कि वी हैव 3 चार्ज पार्टिकल A B C। देखो A B और C तीनों को मार्क करा हुआ है। A पर -4 क्यों रखा है, B पर 2 क्यों, C पर -2 क्यों। ठीक है, ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है जिसकी रेडियस D आपको दी हुई है। आपसे कहा गया है द चार्ज पार्टिकल AC एंड सेंटर O, द चार्ज पार्टिकल AC एंड सेंटर O of the circle formed an equilateral triangle, electric field at O along x direction क्या होगा। O पर x डायरेक्शन की में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो अभी टाइम हो रहा है 21:55। आप अच्छे से टाइम लो उसको और करो सॉल्व 4 मिनट्स में। एक ऑप्शन आपको बताना है और ऐसे तुक्का मत भिड़ा देना, मैं पूछ लूंगी कि कैसे आया। हाँ जी बेटा बोलो। रक्षा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना है। नो मैम।
आंसर आया क्या? ओके, अंजलि ने आंसर किया है ऑप्शन डी। टाइम अप हो गया है और एक ही आंसर आया है और बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड अंजलि भाई, बहुत ही ऐसे मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपसे कह क्या रहा है? सबसे पहले तो जरा एक्सिस डायग्राम बनाना है इसका हमें। ऐसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक सर्कल है, बहुत गंदा बना है, इसको मैं चाहेंगे ठीक है। दिस इज सेंटर ओ। और क्या दिया इन्होंने? इस तरह से है मतलब डॉटेड लाइन है, यहाँ पर पॉइंट है एक चार्ज पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है और आई गेस एक यहाँ पर है, राइट? क्यू क्यू माइनस 4Q, ऐसे ही है ना। उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, वो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये पूरा 60 डिग्री, इतना 30 डिग्री, इतना 30 डिग्री होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो निकालना है। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होती है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आ जाएगा विच इज के माइनस का 4Q/r²। होगा ऐसा? आपको पता होगा शायद कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में आप चार्जेस नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे नहीं रखते, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको डायरेक्शन दे चुके होते हो। नेगेटिव पॉजिटिव से आप अट्रैक्शन रिपल्शन ये शो करना चाहते हो, आप उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुके हो, नेगेटिव चार्ज आपको रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे चला गया k 4Q/r²। अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अवे जाएगा, नेगेटिव के टूवर्ड्स जाएगा, यानी कि इन दोनों लाइंस का टोटल -2Q की तरफ आएगा। और कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ k इंटू 2Q/r²। r यहाँ पे बेसिकली d है ना, d डिस्टेंस 2 है, ऐसे आएगा। समझ गए वाली चीज? आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, k 4Q/d²। बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच 60 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों इक्वल है। इनका अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे नेट मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के दो, तो वो 2e cos θ/2 आएगा ना। वेक्टर लॉ अगर आपने पढ़ा हो, वेक्टर एडिशन वगैरह, उनसे डायरेक्ट आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ई का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 1/4πε0 तो वैल्यू हो गया k का, 4 इंटू क्यू अपॉन d²। अब आपसे बोला है cos θ/2, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो 60/2 यानी कि 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, 4 से 4 भी कैंसिल होगा, तो इट वुड बी √3Q/ε0d², √3Q/ε0d², ऑप्शन डी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे बोला है कि वी हैव टू चार्जेस -Q एंड +Q व्हिच आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ए बी आपको 2A दे रखा है, ओ बोल रखा है मिड पॉइंट है डाइपोल का, और OP इज परपेंडिकुलर टू AB, जहां पे A आपको दिया हुआ है चार्ज Q, नहीं अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, ये ना आपको खुद से इमेजिन करके अपनी इमेज बनानी है। A charge Q is placed at P where OP is equals to Y and Y is much greater than 2A. The charge Q experiences an electrostatic force F. If Q is now moved along the equatorial line P prime, देखो एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, इसको ना साथ में बना लेना। देखो एक डाइपोल रखा होगा, आपको डाइपोल पता है ना क्या होता है? Yes, ma'am.
ये डाइपोल रखा है, 2L इसका लेंथ है, 2A दे रखा है इन्होंने आपको, और क्या बोला इन्होंने, ये जो चार्जेस हैं ये ए और बी वाली पोजीशन पर हैं, ओ इज द मिड पॉइंट, ये लीजिए यहां पर हमने ओ बना दिया, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, और क्या बोला है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहां से कोई पॉइंट पी है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Yes, ma'am. एक चार्ज प्लस का क्यू उन्होंने यहां पर प्लेस्ड किया हुआ है, आपसे क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस ओपी, दिस इज वाई, और ये वाई काफी बड़ा है 2A से, यानी कि ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है। अब ये चार्ज जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वजह से ये टूवर्ड्स द पॉइंट ओ आने की कोशिश करेगा, और करते करते लेट्स से यहां तक आ गया पी प्राइम पर, इतना डिस्टेंस आपको y/3 बोल रखा है, ये ओपी का डिस्टेंस दे रखा था y, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स क्या होगी क्यू पर, निकालो, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्यू पर क्या फोर्स होगी, एक बार ये वाला डायग्राम बना लो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, बना लिया, मैं फिर क्वेश्चन दिखा दूं, हाँ या ना Yes, बोल ma'am. देना, एक बार बना दिया ना, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी टाइम हो रहा है 21:05, आप लोग 21:09 तक सॉल्व कर लो। थर्ड अंजलि, बाकी और बेटा आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ रहा है जो मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर, एक बार बता दो प्लीज, गुरवंशिता। Yes, ma'am. ओके, देखो
पता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही आंसर होने वाला है इसका, तो बड़ा सिंपल है। भाई एक बात बताओ, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आता है ना। डाइपोल Yes, मोमेंट का डायरेक्शन अगर ये वाला है तो उसके अपोजिट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिलता है ना। हाँ, yes, ma'am. तो बस आपके पास दो पॉइंट है, एक पी है एक पी प्राइम है। एक पी वाला इनिशियल पॉइंट है, पी प्राइम वाला फाइनल पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस के पी बाय एक्स क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ना। तो के भी सेम रहेगा, पी भी सेम रहेगा, एक्स चेंज हो रहा है। तो पहले वाले केस में अगर आप देखो, इनिशियल वाले केस में, तो एक्स क्या आ रहा है, वाई क्यूब। फाइनल वाले केस में एक्स क्या आ रहा है, वाई बाई 3 हो गया है, राइट। Ma'am. यहाँ से वाई क्यूब से वाई क्यूब जाएगा, ये 1/27 बचेगा। आपसे फाइनल पूछा जा रहा है, तो फाइनल वुड बी 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इट इज नथिंग बट क्यू ई। तो वो चार्ज तो प्लस क्यू ई है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हियर, क्योंकि आपका चार्ज तो क्यू ही है। तो बस आपका जो फाइनल फोर्स आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ये सुनो, Yes, ma'am. ठीक, ऑप्शन बी इज योर्स। चलो एक क्वेश्चन और करोगे। Yes, ma'am. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ये बोला गया है कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर एट पॉइंट A एंड B ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है। The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse of, okay, hypotenuse के डायरेक्टली perpendicular है। आपसे पूछा है कि Q1 by Q2 बताओ क्या होगा, या किसके प्रोपोर्शनल होगा। X1 X2 आपको मेंशन है। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन 21:11 हो रही है, 21:14 तक ट्राई कर लो।
अंजलि कैसे आया बच्चे ऑप्शन सी, बताओगे एक बारी इफ यू आर कंफर्टेबल। मैम हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस साइड जा रहा है E2 का और E1 का इसके बीच का रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट हमने tan थीटा, हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें हमने tan थीटा रख लिया था, वो 90 डिग्री का बीच का एंगल बन रहा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करके और इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ अपॉन में R स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर करके हमने ऐसे कर दिया था सॉल्व करके। चलो बढ़िया, एक बारी मैं बताती हूँ दीप्ति सॉरी अंजलि क्या बोल रही है। देखो यहाँ पे हमें ऐसे दिया हुआ है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है x1 x2 q1 q2, राइट। इस पॉइंट O से देखो, ये जो प्लस का q1 है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा ना, which is k q1 by x1 का स्क्वायर। q2 की वजह से एक ऐसे जा रहा होगा which is k q2 by x2 का स्क्वायर, दोनों ही पॉजिटिव है। उन्होंने बोला कि जो पॉइंट O है उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज E नेट। तो बेटा इन्होंने ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है, चलो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, दिया नहीं है ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा एंगल 90 है तो ये थीटा बच गया ना, यहां से आप tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज k q2 अपॉन x2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर और k q1 अपॉन x1 का स्क्वायर इज बेस, k से k कैंसिल एंड यू विल हैव q2 by q1 और x1 का स्क्वायर बाय x2 का स्क्वायर एज योर tan थीटा। मार्क इट एज योर इक्वेशन फर्स्ट। अभी जो आपका ये ट्राइंगल है O A B, ट्राइंगल A O B से भी तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर x1 हो जाएगा और बेस x2 हो जाएगा, राइट। दोनों इक्वेशंस आपसे बात तो tan थीटा की ही कर रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब भी आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट x1 by x2 is equals to q2 by q1 into x1 का स्क्वायर by x2 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा q2 by q1 is equals to x2 by x1। वो आपसे किस चीज का रेशो पूछ रहे हैं, q1 by q2 का पूछ रहे हैं। बेटा अगर q2 by q1 ये है तो आप समझ गए ना कि q1 by q2 क्या हो जाएगा x1 by x2। देख लो आपको कौन सा ऑप्शन x1 by x2 कैरी करता है, ऑप्शन सी कैरी करता है। समझ में आया? हाँ बेटा, इज इट ओके? ओके चलो ठीक है, आज का लेक्चर यही रखते हैं। लेकिन एक होमवर्क है आपके लिए कि आप जब स्फीयर का पढ़ते हो या सिलेंडर का पढ़ते हो, केसेस पढ़ते हो ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़कर आओगे, चाहे तो मेरे बिटली लिंक से चेक कर सकते हो कि अगर हमारे वॉल्यूम में चार्ज हो, मतलब कि नॉन एक होते हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स, एक होते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स को पढ़कर आओगे कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी, मतलब कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी के लिए भी और वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के लिए भी। समझ में आता है क्या होमवर्क दिया? यस मैम। ओके आप पढ़कर आओगे क्योंकि उसके बाद से क्वेश्चन हम उन पर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर।